नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस खास शो में हम लगातार बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की, और गुजरात विधानसभा के चुनाव से जुड़े तमाम पहलू कौन से हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जिनको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, और उन तमाम पहलुओं, तमाम फैक्टर्स पर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट की क्या राय है, क्या उनका दावा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2002, 2007 और 2012 के साथ साथ 2017 का विधानसभा चुनाव, इन बीते 4 विधानसभा चुनावों में 2017 का यानी पिछला विधानसभा चुनाव गुजरात का पहला ऐसा विधानसभा चुनाव था जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें सैकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, और तब इसके पीछे की बड़ी वजह बताया गया था पाटीदार समुदाय की नाराजगी, पाटीदार आंदोलन। 2022 में पाटीदार आंदोलन तो नहीं है, लेकिन पाटीदार वोट बैंक किस तरीके का नजर आ रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के खेमे में पाटीदार समुदाय नजर आता है, यह समझना बेहद जरूरी है कि गुजरात में अगर जीत का या कहिए ज्यादा नंबर का रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो वो पाटीदार समुदाय के वोट के जरिए ही होकर गुजरता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रशांत गढ़वी साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग पटेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अमित नायक साहब भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर अमित नायक आपसे, लंबे वक्त से आप विपक्ष में हैं गुजरात में, पाटीदारों को साध पाए क्या इस बार? हाँ, आपका सवाल फिर से एक बार दोहराइए। क्या आप पाटीदार कम्युनिटी को एड्रेस कर पाए हैं? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आप पहुंच रही है, बोलिए। अमित नायक जी, पाटीदारों के बिना गुजरात में बहुमत मिलना मुश्किल है, ये माना जाता है। 2022 में पाटीदार समुदाय को क्या कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में लाने में सफल हो पा रही है? नहीं दीक्षित जी, देखिए, सिर्फ 2022 में ही नहीं, 2017 का चुनाव हो या 2012 का हो, 2002 का हो, 7 का हो, जब से गुजरात की स्थापना हुई है तभी से कांग्रेस पार्टी पाटीदारों का सम्मान कर रही है। पाटीदारों को लीडरशिप भी कांग्रेस ने दी है, और आप पास्ट में भी देख लीजिए कि चिमन भाई पटेल जैसे जो कद्दावर नेता थे पाटीदार के, कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के गठबंधन में उनको सीएम पद तक मिला। ठीक है, रही बात बोलिए। रही बात दूसरी तरफ भाजपा की, यही भारतीय जनता पार्टी है 2017 के चुनाव से पहले जिन्होंने पाटीदार आंदोलन करने वाले युवा लड़कों को राष्ट्रद्रोही बताया, देशद्रोही बताया, उनपे केस चलवाए थे, उनको पकड़कर जेल में डाला था। जो पाटीदार की बहनें उनके घर में घुस के पुलिस से अत्याचार करवा के, दमन करवा के, लाठीचार्ज करवा के। और नायक साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब साबरमती में बहुत पानी बीत चुका है? 2017 से 2022 तक पाटीदार आंदोलन के उस वक्त के जो सबसे बड़े चेहरे आपकी पार्टी के नेता थे हार्दिक पटेल, वो तो खुद ही अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, हार्दिक पटेल अकेले मूवमेंट नहीं चला रहे। जो पाटीदार आंदोलन है और जो आर्थिक अनामत का लाभ लेने के लिए जो पाटीदार अनामत चला था, वो हार्दिक पटेल जैसे लाखों युवा सड़कों पे उतरे थे। हार्दिक पटेल एक चेहरा था, ठीक है, जबकि हार्दिक पटेल खुद इस बीजेपी का शिकार हुए थे। यही हार्दिक पटेल ने जाहिर मंच पर से बोला था कि अगर मेरी माँ का दूध मैं ले जाऊं, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइंट हो जाऊं। पर अभी उनकी कौन सी मजबूरियां है, क्या उनको तकलीफ है, भाजपा ने उनको कौन सा डर दिखा दिया है, या उनके लिए क्या लाल जाजम उनके लिए बिछाई है, वो हार्दिक पटेल बता सकते हैं चुनाव के लिए। ठीक है, हार्दिक पटेल को शायद सत्ता जल्दी चाहिए थी, तो प्रशांत गढ़वी जी, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उसमें कितना दम आपको नजर आता है, और क्या आपको लगता है कि पाटीदार समुदाय इस बार थोड़ा बहुत ही सही कांग्रेस पार्टी के साथ भी है, या एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है? पाटीदार कहां खड़े हैं गुजरात विधानसभा में? Am I audible, अनुराग? जी बिल्कुल। इस बार 2022 के चुनाव की सबसे मजेदार बात यह है कि कोई फैक्टर कहीं पर कुछ काम नहीं कर रहा है, और चुनावी माहौल जो दिखना चाहिए, जो बनना चाहिए, पूरे गुजरात में दिख नहीं रहा है, जिसकी चिंता खुद प्रधानमंत्री जी ने भी जताई, और कल वो भी उनकी ऑफिस में आगे के चौक में बैठ के लोगों के साथ डिस्कस करने लगे कि इलेक्शन को 10 दिन बाकी और बाहर माहौल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस बार पोजीशन स्टेटस को जैसी कहीं ना कहीं दिख रही है। उसके लिए एक ही है कि लास्ट टाइम जैसे पाटीदार समाज का आंदोलन था, कोई ठाकुर समाज का आंदोलन था,
लोगों की भी कोई मतलब अपने आप में भी एक लोग चुनौती लेके बाहर निकले थे कि सरकार के साथ नाराजगी है। हमारे एक मित्र जो बैठे हैं चिराग पटेल, वो उस टाइम पे भी पाटीदार आंदोलन के बहुत बड़े मतलब लीडर हुआ करते थे। इस बार ना कोई आंदोलन है, ना कोई नाराजगी है, ना तो अंदरों में कोई लोगों का उत्साह दिख रहा है कि भी चुनाव के लिए सरकार अगर आ जाए तो उसको मतलब गिरा देनी है, या विपक्ष आता है तो उनको घेर लेना है, तीसरी पार्टी तीसरा मोर्चा कुछ लेके, मतलब कोई फैक्टर काम कर नहीं रहा है। अच्छा, पाटीदार की जब बात करते हैं तो 15% ऑलमोस्ट 15% के आसपास जो यहाँ पर पॉपुलेशन है पाटीदार की, लेकिन पिछले 5 साल में काफी सारे ऐसे किस्से हुए कि पाटीदार मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब पाटीदार एक दूसरे के एक सिक्के की दो बाजू और सिनोनिम्स बन चुके हैं। तो ये बहुत ही साफ है, क्योंकि पाटीदार ने भी देखिए, जो ये पाटीदार आंदोलन हुआ उसके बाद 3 ग्रुप पड़ गए, एक जो बीजेपी में गया, दूसरा कांग्रेस में गया, तीसरा नॉन पॉलिटिकल था। जो नॉन पॉलिटिकल था उनके काफी सारे जो मुद्दे थे जो आंदोलन के बाद चालू रहे, उसके लिए हर रोज वो सीएम साहब के साथ भी मीटिंग करते थे, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो वो लोग ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो वो 2 बहुत ही बड़े लीडर्स जो नॉन पॉलिटिकल हुआ करते थे वो आम आदमी पार्टी में है, और वो प्रत्याशी भी है, कहीं उम्मीदवार है। तो ये तीनों में बंटवारा होगा, तो वो क्वेश्चन मार्क है कि पाटीदार किसके साथ जाएगा। लेकिन जहां तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि पाटीदार बीजेपी के साथ ज्यादा रहता है गुजरात में, और इसीलिए लास्ट टाइम 2017 में इतनी बड़ी नाराजगी थी, फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। बिल्कुल, देखिए गढ़वी साहब, आप कह रहे हैं कि पाटीदार समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, और आपकी बात सुनकर चिराग पटेल साहब मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि चलिए ये तो कम से कम बड़ी राहत है गुजरात के विधानसभा चुनाव में कि पाटीदार बीजेपी के साथ। लेकिन पटेल साहब, क्या वाकई ऐसा है या कहीं ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है? पटेल साहब, आप तक आवाज जा रही है? चिराग पटेल जी, चलिए कोशिश करते हैं उनसे एक बार फिर संपर्क करने की। लेकिन अमित नायक जी, 2017 में जब पाटीदार सड़कों पर थे, नाराजगी थी, आंदोलन था, तब भी 57% जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 36% वोट मिले थे पाटीदारों के। अब तो कोई आंदोलन नहीं है सर। भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, आनंदीबेन पटेल का पहले सीएम बनना, बहुत कुछ बदल चुका है जो बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस कहां उम्मीदें लगाए बैठी है पाटीदारों से? नहीं, देखिए दीक्षित जी, जो रणनीति आप बता रहे, जो आप आंकड़ों की जो बात कर रहे हैं, 2017 और 2022 में काफी फर्क है। आज गुजरात में लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे थे, वो आउटसोर्सिंग का शिकार हुए गुजरात जी द्वारा। वो लाखों बेरोजगार युवा, उसमें पाटीदार समाज के भी युवा आगेवान है, पाटीदार समाज के भी युवा है जो सरकार की इस नीति का शिकार हुए। जो गुजरात में आज माहौल है, गुजरात में जो ज्यादातर खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान वर्ग है, सौराष्ट्र का जो पूरा पट्टा है, गुजरात का एक हिस्सा है सौराष्ट्र, वो सौराष्ट्र में ज्यादातर जो सीटें, ज्यादातर जिला है वो पाटीदार इफेक्टेड है। वहां पे सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो इस सरकार से रही है कि जबरन उनको पाक बीमा दिलवाया गया था। सरकार की जो मानी थी कंपनियां हैं, जो 2-4 कंपनियों से सरकार को लाभ मिलता है, उस लाभार्थी कंपनियों से जबरन उनको पाक बीमा बड़े इंस्टॉलमेंट देके उनसे पाक बीमा दिलवाया गया था। ठीक है। जब वही किसान मजबूर थे, तब उनको वो पाक बीमा मिला नहीं। उन्होंने आंदोलन किया गुजरात की भाजपा सरकार के सामने। मैं तो कह रहा हूं कि आंदोलन के बाद भी कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ 36% वोट मिल पाए ना सर, जो अब तक के सबसे ज्यादा थे 2002, 2007, 2012 और उसके बाद भी लगातार। नहीं, देखिए उस टाइम का चुनावी माहौल अलग था। अब पाटीदार इफेक्ट के बाद तो आनंदीबेन पटेल खुद भी पाटीदार थे, तो भी भाजपा सरकार ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, सीएम पद से निकाल दिया, आनंदीबेन को मजबूर किया कि आप रेजिग्नेशन रखो। आनंदीबेन गढ़वी साहब, क्या वाकई ये कोई दलील हो सकती है? आनंदीबेन देश के सबसे बड़े सूबे की गवर्नर हैं, इस वक्त जो सीएम हैं वो पाटीदार हैं। अमित शाह कह चुके हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो भूपेंद्र पटेल ही दोबारा से सीएम बनाए जाएंगे। क्या पटेलों को, पाटीदारों को नाराज कर दिया है बीजेपी ने क्या? नहीं, देखिए मैं वही, इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अनुराग जी।
1980 में जब कांग्रेस ने खाम थियरी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसके बाद पाटीदारों को ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए है, तो जो ओपन कैटेगरी है उनका कौन, उसके लिए बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में। और उसके बाद वो अभी, और उसका इतिहास भी आप देख लीजिए कि बीजेपी जब जब सत्ता में आई है उन्होंने सवर्ण वर्ग को अपने साथ रखा है। एक पार्टी बनी थी जीपीपी केशुभाई की, तो उसको भी हम सिनोनिम्स में ऐसा बोलते हैं, जीपीपी गुजरात पाटीदार पार्टी। तो और पाटीदार पहले से बीजेपी के साथ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन रियलिटी कांग्रेस भी पाटीदार के साथ जो एक्सपेक्टेशन रख रही है वो उतनी अच्छी बात, क्योंकि उसके पास 72% की एक अच्छी वोट बैंक है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की। आज की तारीख में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर समाज से जो आते हैं बहुत ही बड़े ओबीसी के नेता है, 54% ओबीसी की पॉपुलेशन है। बट वो लोग जो ये कमिटेड वोट बैंक थी वो कांग्रेस के साथ नहीं रही, आजकल विमुख हो रही है। लेकिन पाटीदार जो है वो वहां गई। 2017 में आप रिजल्ट देख लो, आज की तारीख में आप देख लो, तो सीटों का भी जो बंटवारा हुआ है तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो ध्यान में रखा है कि भाई हमारा पाटीदार कहीं विमुख ना हो जाए। नरेश पटेल जो एक मतलब पाटीदार समाज के जो बहुत ही बड़े दिग्गज एक सोशल लीडर है, उनके लिए बहुत बड़ी बातें चल रही थी, कभी भी पॉलिटिक्स में आएंगे, कभी भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वो कांग्रेस का सीएम फेस हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर बीजेपी में भी सीएम पाटीदार, कांग्रेस में भी सीएम पाटीदार, तो बाकी 85% जनता उनके लिए कोई कौन सोचेगा, वो सोच के कांग्रेस कभी भी पाटीदार को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए तो नरेश पटेल ना कांग्रेस में आए ना बीजेपी में गए, और उनके जो सर्कल उन्होंने पूरा मतलब स्कैटर्ड बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इक्वल स्टेज पे। यस, आज की तारीख में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं 178 एकदम प्रिसाइज नंबर आपको दे रहा हूं कि पाटीदार आंदोलन वाले 200 केस से 200 से भी ज्यादा, उसमें से आज की तारीख में 177 केसेस चालू है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकार जहां पर फरियादी बनी है, सरकार ने वो केस वापस नहीं लिए हैं, उनके ऊपर शायद दमन किया गया था, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। बट फिर भी पाटीदार वन साइडेड कांग्रेस की ओर नहीं जाते हैं, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी 42 पाटीदारों को टिकट देती है, मैदान में उतारती है, बीजेपी 45 पाटीदारों को चुनावी मैदान में उतारती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 42 और 45 का। कांग्रेस को उम्मीद तो है कहीं ना कहीं शायद हम कुछ बीजेपी से निकाल सकते हैं, छीन सकते हैं। गढ़वी साहब, आज की तारीख में 45 से 50 सीट ऐसी है जो पाटीदार प्रभुत्व है, जहां पर पाटीदार बहुत ही निर्णायक फैक्टर में आती है कि भाई वो अगर इच्छे तो वो सीट कहीं भी एक तरफा जा सकता है। इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा याद है कि टिकट के बंटवारे से पहले पाटीदार समाज का एक नेगोशिएशन कांग्रेस के साथ चल रहा था कि हम जिसको बोले, जो लास्ट टाइम भी वही उनका डिमांड था कि पाटीदार समाज एक होगा, वो जिनको बोले उनको आप टिकट दोगे तो वो सीट हम जिता के आपको कांग्रेस के पास लेके आएंगे। तो आज की तारीख में उनका 65 से ज्यादा सीट का नेगोशिएशन चल रहा था, जो खत्म हो गया 42 पे आया और 42 पे चला है। लेकिन अभी भी कौन निर्णायक भूमिका कर रहा है, कैसे बढ़ेगा? कांग्रेस में भी कुछ कमिटेड पाटीदार है, बहुत ही बड़े दिग्गज है, जिनको एक टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था, लेकिन वो पूरे समाज को कांग्रेस की ओर ले जाने के लिए इतने सफल नहीं रहे हैं जितना पाटीदार के बीजेपी के नेतृत्व, जैसे पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया, दोनों पाटीदार है, दोनों केंद्र में मंत्री है, तो वो दोनों को पूरा डैमेज कंट्रोल दिया था। इसीलिए तो वो पूरा सौराष्ट्र को घेर के बैठे हैं, और सौराष्ट्र के पाटीदार समाज जो है वो डैमेज करते हैं बीजेपी को, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो सब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति बनाई हुई है। कांग्रेस को पहले दिन से मेरी डॉक्टर अमित नायक, आपने सुना गढ़वी साहब को, और देखिए एक इंडिपेंडेंट, एक ईमानदार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एक एक बात वो बहुत ही फैक्चुअली आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि पाटीदार आपके साथ लीडरशिप में भी नजर नहीं आ रहे हैं, एक्टिव लीडरशिप में भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र में 2 बड़े नाम बताए, राज्य में 3 बड़े नाम नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है क्या पाटीदार समुदाय का जो पूरे गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी को एड्रेस कर सके, कनेक्ट कर सके? देखिए दीक्षित जी, प्रशांत भी अच्छे एनालिसिस में मेरे दोस्त भी है, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं। हम 2017 का चुनाव थोड़ी बहुत सीटों के लिए सत्ता में नहीं आ पाए थे। 2017 में कांग्रेस कहीं ना कहीं कम आंकड़ों की वजह से सत्ता हासिल नहीं कर सकी। हमने सबसे पहला काम क्या किया, पाटीदार आंदोलन में जो युवा लड़के थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए हमारा कांग्रेस का सबसे युवा चेहरा, पाटीदार चेहरा परेश दानाणी, हमने उनको सीएलपी लीडर बनवाया। हमने परेश दानाणी जो पाटीदार समाज से आते हैं उनको सीएलपी लीडर का पद दिया। आप उसके अलावा कहते हो को पाटीदार चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास,
सौराष्ट्र के सबसे बड़े दिग्गज नेता, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए, जो किसानों के बारे में हमेशा सोचते रहते, हमारे पास ऐसे किसान आंदोलनकारी बड़े नेता है। आप गिरजी ठुम्मर भाई का नाम आपने सुना होगा, बहुत सालों से कांग्रेस से जुड़े, 50 साल से राजनीति में, आज भी वो सिटिंग एमएलए। सौराष्ट्र में प्रभावित एरिया में उनका काफी प्रभाव है। इससे पहले भी काफी पाटीदार नेताओं को कांग्रेस ने सीएम ठीक के है। पद तक पहुंचाया है। ठीक है फिर नायक वो- साहब, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ चिराग पटेल साहब जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि उन तक अब मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। पटेल साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, वो बता रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पास पाटीदार नेताओं की कमी नहीं है, बहुत लंबी फौज है ऐसे नेताओं की जो मुश्किल बढ़ा सकते हैं बीजेपी की गुजरात में पाटीदार वोटर्स के लिहाज से। क्या कहेंगे पटेल साहब? हर पार्टी के पास हर समाज का नेता होता है, उसमें बेराय नहीं है। मगर जैसे मेरे मित्र अमित जी बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास पाटीदारों की लंबी फौज है, तो बताइए मुझे कांग्रेस के संगठन में अभी कौन है? उत्तर गुजरात का कोई चेहरा बताइए, और परेश धानानी के अलावा सौराष्ट्र में आप अपना कोई बड़ा चेहरा बताइए जो आंदोलन एक दो लोगों से, आंदोलन में जो एक दो लोग जुड़े, उसके सिवा आपके पास कौन से चेहरे हैं? नायक साहब, जवाब चेहरे तो दीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े चेहरे हैं, और जो चेहरे अमित जी एक मिनट, जो चेहरे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं उनका कुछ कांग्रेस से लेना देना नहीं है, वो प्योर कांग्रेस से नहीं है, कोई ना कोई जनता दल से आया हुआ है या कोई है। और पॉलिसी मेकिंग में कोई बड़े पाटीदार लीडर की या कुछ सुनी नहीं जा रही है। इसीलिए तो बहुत से हमारे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। सिर्फ पाटीदार लोग नहीं, पूरे गुजरात के बड़े बड़े समाज के लीडर, अल्पेश भाई ठाकुर हो या और हो, वो सब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। कहीं वहां उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, और जो ताकत वाले लोग हैं उनको पूछा भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर नायक, जरा दो चार नाम गिनाइए पटेल साहब को, पूरी तैयारी के साथ आए वो। इसीलिए चिराग भाई बिना तैयारी के आए, इसके लिए ऐसी गलती कर रहे हैं। चिराग भाई को मैं नाम गिनवाता हूँ। चिराग भाई, पहले ध्यान से संगठन की बात सुन लीजिए। कांग्रेस में अभी गुजरात में 7 कार्यकारी अध्यक्ष थे। वो 7 कार्यकारी अध्यक्ष में से 5 अनामत आंदोलन से जुड़े हुए ललित भाई वसुया, जो सिटिंग एमएलए, मैं तो वो तो बता रहा हूँ अमित भाई कि अभी आंदोलन से आए हैं इसलिए आपने नेता बनाया है। आंदोलन में नहीं होते तो आप किसको बनाते हैं? ललित वसुया के अलावा बताइए, ललित कगतरा के अलावा बताइए, सिद्धार्थ पटेल के अलावा बताइए। मैं नाम गिनवा रहा हूँ तो सुन नहीं पा रहे। सुनेंगे पटेल साहब, सुन लीजिए, बोलिए डॉक्टर नायक। हाँ, मैं उनको 5 आंदोलन से जुड़े हुए कांग्रेस के नेताओं के नाम गिना रहा हूँ, जिनको कांग्रेस ने कौन से पद पे लिखा है। सुन लीजिए, ऑफिशियल बॉडी है। कांग्रेस के 7 कार्यकारी अध्यक्ष में से ललित वसुया जी, ललित कतरगारा जैसे दिग्गज अभी हमारे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे है। वीरजी ठुम्मर जैसे हमारे कद्दावर नेता, जो पाटीदार समाज का बड़ा चेहरा है, वो पूरे सौराष्ट्र जोन को लीडरशिप कर रहे हैं। हमारे पास गीताबेन पटेल जैसी लीडर थी 5 आंदोलन से जुड़ी हुई, हमने उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। अभी आज प्रदेश में वो जनरल सेक्रेटरी के पद पे और स्पोक पर्सन भी है। मनहर भाई पटेल, जिनको हमने बोटास से सीट दिया है, जो बोटास से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे गुजरात कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, गुजरात कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। कितने नाम गिनाऊं आपको? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो नाम आपने गिनाए उनका जनाधार नहीं है। बता रहा हूँ कि 2015 के बाद पाटीदार आंदोलन से लोग पटेल जी जो कह रहे हैं, पटेल साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने नाम तो गिना दिए लेकिन उनका उतना बेस नहीं है। आप कांग्रेस से कहा पाटीदार समाज को बिलोंग कर रहे थे, और जैसे आंदोलन का आपने दुरुपयोग करके कांग्रेस से पिछड़े दरवाजे से आंदोलन का दुरुपयोग किया है, पाटीदार समाज को गुमराह किया है, उन लोगों को आपने नेता बनाया है। ओरिजिनल कांग्रेस के आपके पास कौन है? मनहर पटेल का आप नाम गिना रहे हैं, वो तो एनसीपी से आए हुए नेता है। सिद्धार्थ पटेल जनता दल से आए हुए नेता है। आप 1995-85 की आप अमित भाई, मैं अभी जुड़ा हूँ, मुझे बोलने दीजिए मेरे भाई, मुझे बोलने दीजिए। क्या मजबूरी है? जिस भाजपा को आप लोग गाली दे रहे थे मंच पे से, बोले हमारी माँ का दूध को अगर हम गाली देंगे भाजपा में जाएंगे, आपको क्या लाभ मिला? तो आप भाजपा में चले गए। आप लोगों को भाजपा ने क्या मैनेज किया तो आप लोग भाजपा में चले गए। व्यक्तिगत नहीं होते डॉक्टर नायक, व्यक्तिगत नहीं होते, व्यक्तिगत नहीं होते अमित जी। बचते हैं। आपने जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया उसको पहले पूछिए आप। व्यक्तिगत एलिगेशन, उनको सरकार ने क्या डराया धमकाया, उनको क्या लालच दिया कि आप लोग को इस तरह से समाज के साथ गद्दारी करके भाजपा को
भाजपा का केस पे ठीक है, अमित भाई, व्यक्तिगत नहीं, तुम गद्दारी व्यक्तिगत बोलेगा, डॉक्टर पाटीदार नायक, समाज डॉक्टर बोलेगा। नायक, पाटीदार व्यक्तिगत समाज के आपका योगदान क्या है? व्यक्तिगत गद्दार तुम हो, तुम नहीं, कांग्रेस व्यक्तिगत को गद्दारों के लिए नहीं। गद्दार हो आप। पटेल साहब एक एक करके को तोड़ने का डॉक्टर काम नायक, तुम गद्दारों ने किया है। व्यक्तिगत भाजपा ने किया है। अमित भाई, ये 370 के कलम है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। तुमने गद्दारी की है देश के साथ, और तुम गद्दारों को लेकर चल रहे हो सब। भाजपा में चले गए। आपके पाटीदार आंदोलन के जो राष्ट्रों के केस लगाए थे और जो युवा लोग अभी भी जेल में है, जिनके केस चल रहे कांग्रेस हैं, ने उनके केस अरे वापस अमित क्यों भाई, नहीं है? थोड़ा सुनने का रखिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, सुनने का सुनिए, जवाब देंगे पटेल साहब, जवाब दीजिए पटेल साहब, जवाब दीजिए पटेल साहब, जवाब दीजिए। केवल चिराग पटेल साहब बंद हो गए तुम, अकेले बोलेगे तो मैं केवल पटेल साहब की आवाज ऑन है। आपको सुनना भी थोड़ा तमीज है कि नहीं सुनने की? केवल पटेल साहब की आवाज ऑन है। पटेल साहब बोलिए, जवाब दीजिए। अमित भाई, 1950 की माधव सिंह सोलंकी सरकार में आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। कितने पटेलों को आपने मंत्री बनाया था? आपकी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री नहीं था। उस टाइम आप पे पटेल क्यों आपके साथ होंगे, क्यों आएंगे? तुम गद्दार हो, ये देश के तुम गद्दार हो, जिसने देश को तोड़ने का काम किया है। हम तो इस देश को जोड़ने का जो काम करते हैं उसके साथ जुड़े हैं। और फिर गद्दार तुम्हारी क्या औकात है? तुम गद्दार बोलो पाटीदारों को? व्यक्तिगत नहीं, फिर व्यक्तिगत जो गलती डॉक्टर नायक कर रहे हैं वही गलती आप करें पटेल साहब। ना व्यक्तिगत शब्दों की मर्यादा के साथ, शब्दों की मर्यादा के साथ। आप लोगों को देश और दुनिया इस वक्त देख रही है शब्दों की मर्यादा के साथ। पर्सनल अटैक पे क्यों आ रहे हो? नहीं, व्यक्तिगत हमला कोई नहीं। ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ। दोनों की आवाज कम की जाए। गढ़वी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। गढ़वी साहब, गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब सियासत की बात होती है, पाटीदार कम्युनिटी की बात होती है, कितना प्रभावशाली है और सीटों पर, नतीजों पर कितना असर डालती है पाटीदार कम्युनिटी गुजरात में? गढ़वी साहब। चलिए, लगता है गढ़वी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पटेल साहब, मैं उम्मीद करता हूं व्यक्तिगत हमला आप भी नहीं करेंगे और डॉक्टर नायक भी नहीं करेंगे। वही तो बता रहा हूं। ठीक है। और जिसने आंदोलन में काम किया है वो एक्सेप्ट करेगा। तुमने क्या किया है समाज के लिए, पाटीदार समाज के लिए? तो तुम बोलोगे नहीं। मेरा सवाल कुछ और। मेरा सवाल एक मिनट दीक्षित जी, मैं उनको पुरावे दिखा सकता हूँ। रुकिए, अब उन्होंने बात की है मेरे पे, मैं बता सकता हूँ। जब आप लोग दर दर भटक रहे थे ना भाई साहब, जब आपको सरकार आंदोलन नहीं करने दे रही थी, तब हमने हमारी जिम्मेदारी समझ के आपके आंदोलन में खंभे से कंधा मिला है। जब आपके पाटीदार युवाओं को भाजपा सरकार ने गोलियां चलाई थी, जब 16 से ज्यादा लड़के मर गए थे, तब उस आंदोलन का हिस्सा थे हम। हमने उस दौर में भी जाहिर मंच से बोला था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे पाटीदार युवाओं के साथ है, सरकार गलत कर रही है। जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की जो मूवमेंट थी, उसको कांग्रेस ने टेका दिया था। कांग्रेस ने जाहिर मंच पर से स्वीकार किया था, उसके मैनिफेस्टो में रखा था कि भाई ईबीएस के जरिए सबको ये लाभ मिलना चाहिए, ईबीसी का लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक अनामत हर पाटीदार को मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने जाहिर मंच पर से स्वीकार किया था। आप अभ्यास तो करके आइए, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप हमको ठीक है। डॉक्टर नायक, अब जरा आप शांत रहिएगा। पटेल साहब, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर नायक को? जुड़े तो क्या आपने लाभ क्या लिया है वो तो बताइए। आपने भाजपा से क्या लाभ? चलिए, लगता है कि पटेल साहब डॉक्टर नायक के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। पटेल साहब, डॉक्टर नायक ये डिबेट किस स्टेज पे चल रही है? पटेल नायक ने क्या किया है पाटीदारों के लिए? अमित नायक ने क्या किया है? हाँ, तो तू पूछेगा भाई कि हम जवाब देंगे? पाटीदार समाज पाटीदारों को पूछेगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि पाटीदारों का प्रश्न उठा सके और पाटीदार समाज के गद्दार बोलो। शब्दों की मर्यादा के गद्दार किसको बोल रहे हो तुम? शब्दों की मर्यादा के साथ आप दोनों की आवाज को कम किया जाए, दोनों की आवाज को कम किया जाए। गढ़वी साहब, मैं उम्मीद करता हूं आप तक आवाज पहुंच रही होगी। ये जो पाटीदार वोट बैंक को लेकर इतनी लड़ाई चल रही है, गर्मा गर्म बहस हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में, जरा बाकी दर्शकों को समझाइए कि गुजरात की सियासत में पाटीदार कम्युनिटी का महत्व कितना है, कितनी ताकतवर है? नहीं, डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका रोल, क्योंकि 15, मैंने बोला ना कि गुजरात में 15% वोट शेयर एक पाटीदार का है, दूसरा आदिवासी का है। दोनों पिछले काफी टाइम से स्कैटर्ड है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए माना जाता है, पाटीदार के लिए, कि पाटीदार मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब पाटीदार। एक टाइम का 2017 मतलब 15 का पाटीदार आंदोलन हुआ, पाटीदार समाज का मसीहा जो बन के बैठा था हार्दिक पटेल, वो आज बीजेपी के खेमे में जाके बैठा है। तो मतलब वहीं आप समझ सकते हो पूरा इक्वेशन कैसे जा रहा है।
अगर दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि 2020 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत सफलता मिली, वो सूरत में मिली, 27 सीट मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि वहां पर पाटीदार समाज की कुछ टिकट का बंटवारा चल रहा था कांग्रेस के साथ, वो उन्होंने कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो सबने आपका दामन थाम लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए पाटीदार ने कैंपेन किया। बहुत ही यूनाइटेड कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, वो लोग चाहते हैं। और यहाँ के पाटीदार के सबसे बड़े जो मसीहा नरेश भाई, उन्होंने एक बार ऐसा बोला कि सरपंच से लेके संसद तक, क्लर्क से लेके कलेक्टर तक पाटीदार होने चाहिए, और गुजरात में मुख्यमंत्री भी पाटीदार चाहिए। तो यहाँ विजय भाई रूपाणी को हटा के जो पाटीदार नया बनाना था, उनके लिए भूपेंद्र भाई पटेल, मतलब वो भी पाटीदार है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल, जैसे ही नरेंद्र भाई गए, नरेंद्र भाई मोदी एक एक्सेप्शनल केस था, लेकिन फिर पाटीदार बनाया। भाजपा को सबसे पहली बार जब सरकार मिली पंचायत 95 में, तो केशुभाई को सीएम बनाया, वो पाटीदार थे। तो बीजेपी पाटीदार को, मतलब मैं पहले आप मेरी बात को समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ओवरऑल यस, ओवरऑल फैक्टर बहुत बड़ा है। वो जो आप कह रहे हैं उस पर डॉक्टर नायक की आपत्ति हो सकती है, लेकिन पटेल साहब जो हैं वो मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि यही बात वो भी कहना चाह रहे हैं। लेकिन पटेल साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, अब तक गुजरात में जो लड़ाई होती थी पाटीदार वोट बैंक को लेकर, वो भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती थी। अब एक तीसरी पार्टी नीचे जमीन पर उतर आई है, आम आदमी पार्टी, जो कह रही है कि गुजरात के कुछ पॉकेट्स में, खासकर उन पॉकेट्स में भी जहां पाटीदार वोट बैंक काफी हैं, हम भी स्ट्रांग हैं, वो भी दम भर रहे हैं। उन्होंने भी 40 से ज्यादा सीटों पर पाटीदारों को उतारने की बात कही है। कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी आपकी बढ़ा रही है पटेल साहब? मैं आपका सूरत का सिचुएशन बताऊं कि जहां कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जहां कांग्रेस थी ना, वहां कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वहां कांग्रेस जितनी सीटें थी, कांग्रेस 0 पे आ गई है। पाटीदारों को लुभाने में या पाटीदारों को लीडरशिप देने में कांग्रेस नाकाम हुई है। वही लीडरशिप आज आम आदमी पार्टी दे रही है। तो मैं समझता हूं कि वहां आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, नगर पालिका इलेक्शन में, और बीजेपी की जितनी सीटें थी उतनी सीटें उससे बढ़ी है। मतलब कि कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है। 46 सीटों पर पाटीदारों को उतारा है आम आदमी पार्टी ने, आपसे भी ज्यादा। मैं वही तो बता रहा हूँ कि कांग्रेस जो ना कर सकी, कांग्रेस ने कभी पाटीदारों को तवज्जो नहीं दिया, वो आम आदमी पार्टी यहाँ भाग गई है कि यहाँ पाटीदारों को आगे नहीं किया गया। तो पाटीदारों को लेकर लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है गुजरात में। आम आदमी पार्टी चिराग पटेल साहब आगे किया हुआ है। हाँ चिराग पटेल साहब, लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है पाटीदार वोट को लेकर गुजरात में। पाटीदार वोट बैंक हर पार्टी में है, मगर ज्यादा से ज्यादा पाटीदार लोग भाजपा को समर्थन करते हैं, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार गुजरात में, हमारा पहला मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को बनाया, दूसरा मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को बनाया। वो गढ़वी साहब ने बात बताई। डॉक्टर नायक, आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस पार्टी की और मुश्किलें बढ़ गई हैं पाटीदार वोट बैंक के लिहाज से। हाँ, कांग्रेस पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनकी एक सीट नहीं है गुजरात में, जो लोग उत्तराखंड में जिनका जो हाल हुआ। जी डॉक्टर नायक, चलिए लगता है कुछ मेरी बात आप सुनिए। जी बोलिए। वो चिराग भाई से मैं ये जानना चाहता हूँ, चिराग भाई बोलते हैं कि कांग्रेस ने नहीं, समय खत्म हो गया है। अगली बहस में आप सवाल जरूर पूछेगा, मैं उम्मीद करता हूं पटेल साहब जवाब देंगे और आप दोनों ही शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी रखेंगे। जो मेरा सवाल था आपसे वो ये कि आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से कुछ मुश्किलें बढ़ी हैं क्या? नहीं पड़ेगा, आम आदमी पार्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी एक सीट है गुजरात में, वो क्या करेगी? ठीक है गढ़वी साहब, पाटीदार वोट बैंक में आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला कुछ दिलचस्प नजर आ रहा है आपको? दिलचस्प इस तरीके से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। बट दिलचस्प इसलिए है कि जहां पर बीजेपी ने पाटीदार को टिकट दिया है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने पाटीदार को टिकट दिया है। तो जहां पर उनके वोट शेयर है, उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पोलराइजेशन हो जाता है, तो वहां फायदा कांग्रेस को मिलता है। और मेरी एक लास्ट बात, ये सब मैं जो आपको बात है पाटीदार फैक्टर वाली समझा रहा हूँ, इससे मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस पाटीदार को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब हुई है, पर पाटीदार समाज कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता है। कांग्रेस के पास उनकी एक वोट बैंक है, इससे ये जो पोलराइजेशन होगा उसका कहीं ना कहीं कोई सीट पे फायदा भी मिलेगा। लेकिन इस बार ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई आंदोलन है, ना कुछ भी अगर नहीं है, तो हर एक समाज की अपनी एक विचारधारा होती है, कहीं से जुड़े हुए होते हैं, तो वो तरीके से पाटीदार थोड़ा बीजेपी की तरफ इंक्लाइन हो। ठीक है, देखना होगा कि ये नतीजे में किस तरीके से तब्दील होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में पाटीदार वोट बैंक को लेकर अपनी राय, अपना अनुभव, अपना दावा साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।